सहारा रेगिस्तान जितना बड़ा है, यह उतना ही ज्यादा रहस्य अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है। आई ऑफ द सहारा डेजर्ट, ये इस रेगिस्तान का एक रहस्य है जो कुछ और नहीं बल्कि एक विशालकाय आंख है। सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे आई ऑफ सहारा डेजर्ट कहा जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसान की आंख तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। यह अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि अपने भीतर कई राज छुपाए हुए हैं। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। दरअसल यह आंख यहाँ पर कैसे बनी, इस सवाल का आज तक जवाब नहीं मिल पाया। इसीलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। ये इकलौता ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती हैं, लेकिन ये बाकी सबसे काफी ज्यादा अलग हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि यह कुछ और नहीं बल्कि रहस्यमय सिटी एटलांटिस का सबूत है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में एटलांटिस नाम की एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सिटी हुआ करती थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास अथाह पैसा था और ऐसी जगह पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थी। यह बिल्कुल किसी स्वर्ग की तरह था जो कि धरती पर बना हुआ था, लेकिन फिर किसी वजह से भगवान के नाराज होने पर इसे पानी में डुबा दिया गया था या फिर उसके सारे सबूत को मिटा दिया गया था। ऐसे में कई लोग मानते हैं कि यह एटलांटिस कहीं और नहीं बल्कि सहारा में मौजूद है। कई वैज्ञानिकों के हिसाब से सहारा एक वक्त में पानी से भरा हुआ था। ऐसे में जो हो सकता है कि एटलांटिस यहाँ पानी में डूबा हो और उसके बाद पानी सूख गया हो, जिसके बाद यहाँ पर यह विशालकाय रेगिस्तान बन गया हो। और यह जो आंख है, हो सकता है यह उसकी बची खुची निशानी हो, क्योंकि एटलांटिस के बारे में हमें सबसे पहली बार प्लेटो नाम के एक फिलोसोफर से पता चलता है, जिसने अपनी किताब में एटलांटिस के हर एक चीज का वर्णन किया है कि यह कैसे दिखती थी और उसके साथ क्या हुआ। इसके वर्णन के हिसाब से यह जो सर्कल है यह काफी ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि प्लेटो जब एटलांटिस कैसा दिखता है इसके बारे में बता रहे थे तब उसने कुछ बड़े बड़े सर्कल होने का भी वर्णन किया था। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर प्लेटो की माने तो एटलांटिस आज से 10,000 साल पहले मौजूद थी और इसके साथ जो तबाही हुई थी उसे देखा जाए तो एटलांटिस का कोई भी सबूत आज मौजूद नहीं होना चाहिए था, पर ये मौजूद है। फिलोसोफर ओरलैंडो सैंटोस का मानना है कि सहारा डेजर्ट की जो आंख है वह एटलांटिस सिटी का सबसे जो मेन हिस्सा था, यानी कि एटलांटिस की जो सबसे मेन सिटी थी उसका बॉर्डर लाइन है। और प्लेटो का यह कहना था कि एटलांटिस की जो दीवार है उसकी जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़ी थी, जिसकी वजह से एटलांटिस इतना शक्तिशाली बनता था, कोई भी दूसरा उसके आसपास भी नहीं आ सकता था। तो हो सकता है कि सच में एटलांटिस का ही बचा खुचा अवशेष हो। तो उनके हिसाब से सहारा डेजर्ट की आंख की कहानी कुछ इस तरह है कि एटलांटिस नाम की जो मशहूर और बहुत ही ज्यादा विकसित सिविलाइजेशन थी वह अर्थक्वेक और फ्लड की वजह से पानी के अंदर समा गई होगी, लेकिन फिर अर्थ के टेक्ट्रॉन प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे यह पानी पूरी तरीके से सूख गया होगा और उसके बाद यह अवशेष बचे होंगे। और जिन वैज्ञानिकों ने सहारा डेजर्ट पर रिसर्च की है उनका भी मानना है कि पिछले सैकड़ों सालों में सहारा डेजर्ट काफी बार चेंज हो चुका है, यानी कि वह एक वक्त में हरा भरा जंगल भी रह चुका है और शायद समुद्र का हिस्सा भी। वैसे कई लोग इसे बाइबल के इंसिडेंट से भी जोड़ते हैं। बाइबल में भी एक बार इसी समय काल के पास बहुत ही ज्यादा भयंकर फ्लड के बारे में बताया गया है जिसने तबाही ला दी थी, और उसी दौरान एक एस्ट्रॉइड के क्रैश होने की बात की जाती है। और यह सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि हमेशा कई थियरीज दी जाती हैं, और ऐसी ही एक थियरी है वोल्केनो की। माना जाता है कि हो सकता है कि यह कोई एंशिएंट वोल्केनो हो जो कि फट चुका हो। अगर कोई ज्वालामुखी फटता है उसके बाद वह डेड हो जाता है तो कई साल बाद वह एक क्रेटर की तरह बन जाता है। लेकिन अब ऐसे जो क्रेटर मिले हैं वो रिचर्ड स्ट्रक्चर यानी कि सहारा डेजर्ट की आंख से काफी ज्यादा छोटे हैं। और अब तक का जो सबसे बड़ा वोल्केनो है यानी कि सुपर वोल्केनो वह इसके आसपास आता है, लेकिन उसका शेप बहुत ज्यादा अनडिफाइंड है। तो आखिर इसका शेप परफेक्ट सर्कल क्यों है, यह भी एक सवाल उठता है, जिस वजह से इस थियरी को भी उतना ज्यादा पक्का नहीं माना जाता। और वहीं कई लोग यह भी कहते हैं कि हो सकता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि सहारा डेजर्ट का नेचुरल फॉर्मेशन हो।
और इतने वक्त के वेदरिंग और विंड की वजह से इसने ऐसा शेप ले लिया होगा जो कि आगे जाकर रेत से ढक गया होगा, और फिर जब उसके ऊपर से रेत हटी होगी तो इसका शेप बिल्कुल किसी आंख की तरह गोल गोल हो गया होगा। अभी ये कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो है वो इसका इस्तेमाल बड़ी बखूबी से करते हैं, बिल्कुल किसी मार्क की तरह। सहारा डेजर्ट की इस आंख को अब यहीं पूरे कॉस्मोस में घूरते हुए छोड़कर अब चलते हैं सहारा डेजर्ट के कुछ और रहस्य के बारे में जानने। लीबियन ग्लास सहारा डेजर्ट का एक हिस्सा है जिसे लीबियन रेगिस्तान कहा जाता है। इसे अगर एक नजर से देखा जाए तो यह बिल्कुल किसी भी साधारण रेगिस्तान की तरह ही दिखता है। हर तरफ कड़कती धूप और पूरी तरीके से सूखापन, लेकिन इसकी गर्म जमीन पर कुछ चमचमाते टुकड़े आपको दिख जाएंगे। यह कुछ और नहीं बल्कि कांच है, जिन्हें लीबियन ग्लास कहा जाता है। अब जो एंशिएंट इजिप्शियन थे उनको बड़ी बेहतरीन तरीके से ग्लास बनाना आता था, वह भी आज से 5000 साल पहले, क्योंकि उन्होंने कई सारे पिरामिड में कांच का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ जो कांच है यह 5000 साल नहीं बल्कि लाखों साल पुराना है, और यह जो कांच है यह पूरे रेगिस्तान में भी मौजूद नहीं है बल्कि बस 150 किलोमीटर के लंबे से पट्टे में मौजूद है। तो अब आखिर यह ग्लास यहाँ पर आए कैसे, वह भी आज से इतने सालों पहले, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। वैसे यह एक फन फैक्ट है कि तूतनखामीन के कब्र से जो सबसे ज्यादा कीमती और रहस्यमय चीज मिलती थी वह था तूतनखामीन का हार, जिसमें एक रहस्यमय पत्थर लगा हुआ था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। और बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला था कि यह पत्थर कुछ और नहीं बल्कि लीबियन का ही एक कांच का टुकड़ा था। और इस रेगिस्तान में मौजूद यहाँ जो कांच के टुकड़े हैं यह बिल्कुल नॉर्मल कांच की तरह नहीं है, बल्कि इसमें थोड़े बहुत अलग प्रकार के मटेरियल भी मिले हैं, जिस वजह से लोगों को यह भी लगा था कि तूतनखामीन के हार में जो पत्थर लगा हुआ है वह दूसरी दुनिया का है, यानी कि अंतरिक्ष से आया है। इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमें इसे बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा कि इस रेगिस्तान में यह कांच कैसे बने। तो लोगों का मानना है कि यहाँ पर एलियंस की लड़ाई हुई थी। जी हाँ, यह सुनने में बहुत ही ज्यादा मजाकिया लगता है, लेकिन सच में कुछ वैज्ञानिकों ने यह थियरी दी है। दरअसल जब सबसे पहली बार न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था, या फिर जब भी रेगिस्तान इलाके में न्यूक्लियर बम टेस्ट किया जाता है, तो उसके आसपास की मिट्टी पूरी तरह से कांच में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा हीट मिलती है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यहाँ पर एलियंस की लड़ाई हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर कई विस्फोट हुए और यहाँ की जो रेत थी वह कांच में तब्दील हो गई, और यहाँ पर एलियंस लड़े थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, और भी कई प्रकार के अलग अलग वेपन थे, और उनके ही केमिकल इस कांच में मौजूद हैं, जिस वजह से यह कांच नॉर्मल से अलग है और ऐसा लगता है जैसे कि ये दूसरी दुनिया से आए हैं। लेकिन यह जो थियरी थी यह ऐसे लोगों द्वारा दी गई है जो कि यूएफओ और एलियंस के होने पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक द्वारा इस थियरी को नहीं माना जाता। और उनके हिसाब से यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड क्रैश हुआ था, और एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे जो रेत थी वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई और यह कांच में तब्दील हो गई, और जो एस्ट्रॉइड है वह आउटर स्पेस में चला गया था, जिस वजह से इस कांच में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बाहर की दुनिया से आए हैं। और एक रहस्य है जो कि वैज्ञानिकों को काफी दिलचस्प लगता है, स्टोन सर्कल। सहारा डेजर्ट में ही मौजूद न्यूबियन डेजर्ट भी है। यहाँ पर एक सूखी हुई नदी है, और वैज्ञानिक जब उसके पास रुके थे तभी उन्हें यहाँ पर कुछ दिलचस्प दिखा, और जब उस एरिया को सैटेलाइट के जरिए देखा गया तो यहाँ पर स्टोन्स के पिलर लगाए गए थे जो कि एक सर्कल फॉर्मेशन में थे। लोगों का मानना है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को देखने के लिए बनाए गए थे, और उसी के साथ अगर इन पिलर्स को सही तरीके से ज्वाइंट किया जाएगा तो यह डायरेक्शन बताते थे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और उसी के साथ जो सब डायरेक्शन होते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यह सब बताते थे। और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह कॉन्स्टलेशन के हिसाब से सेट किए गए थे, और इसकी मदद से तारों को स्टडी किया जाता था। फेमस नासा साइंटिस्ट थॉमस ब्रॉफी ने इस स्टोन सर्कल पर अपना अलग से रिसर्च किया, और उनका मानना है कि इन पत्थरों को बिल्कुल उसी तरीके से लगाया गया है जिस तरीके से उस वक्त ओरियन कॉन्स्टलेशन दिखता होगा, और इसकी मदद से वो लोग बाहर के तारों को पूरी तरीके से समझ सकते होंगे। यहाँ तक कि इसकी मदद से मिल्की वे की पोजीशन का भी पता लगाया जा सकता है, जो कि कई हजार सालों में बदलता रहता है। और आज अगर इसका पता लगाना है तो बहुत ही ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यह एंशिएंट इजिप्शियन कैसे करते थे यह तो उन्हें ही पता। और आखिर में जाहिर सी बात है इन्हें भी एलियन से जोड़ा जाता है, और कई लोग तो मानते हैं कि इनसे संकेत दिया जाता था, पर अब सच्चाई क्या है यह तो हम शायद ही कभी हम जान पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।